हेलो क्लास, आज हम द लास्ट लेसन के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है ना? अब आपको आई गेस मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अब आपको जैसा मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो डॉन्टे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फांसो डॉन्टे हैज बीन सेट। आपको बैकग्राउंड सेटिंग बतानी जिसमें द लास्ट लेसन लिखा गया है अल्फांसो डॉन्टे ने। तो चलिए, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871. France was defeated by Persia, Germany. By an order from Berlin, German language was imposed on the French-speaking districts of Alsace and Lorraine. The lesson describes how a teacher in Alsace, Monsieur Hamel, his students, and the local villagers react to this shocking news. तो चलिए, तो ये सेट कब की गई, ये स्टोरी की सेटिंग कब की गई है? इन द डेज, उन दिनों जब फ्रैंको पर्शियन का युद्ध चल रहा था। इन दिनों की बात है जब फ्रैंको पर्शियन का युद्ध चल रहा था। और ये कौन से सन में हो रहा था? 1870 टू 1871 की। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रांस हार गया था, युद्ध हार गया था। किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा, जो कि जर्मनी। ठीक है ना? बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जिसमें लिखा गया था जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड। जो जर्मन लैंग्वेज है वो इम्पोज की जा रही है फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन से? एल्सैक और लॉरेन में। अब उधर थोपा जा रहा है, इम्पोज्ड माने थोपा जा रहा है जर्मन भाषा को। यानी अब उन्हें जबरदस्ती जर्मन भाषा सीखनी होगी। द लेसन डिस्क्राइब्ड हाउ अ टीचर इन एल्सैक। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि कैसे जो एल्सैक के टीचर हैं मिस्टर हैमल और उनके स्टूडेंट्स और जो लोकल विलेजर्स इस शॉकिंग न्यूज पर कैसे रिएक्ट करते, ये इस चीज को भी ये स्टोरी दिखाती है। ठीक, यानी बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, जो लास्ट लेसन है अल्फोंसो डॉटन ने, उसकी सेटिंग कैसी है? ठीक है ना? वो किस चीज को लेकर है? तो सबसे पहले इसकी सेटिंग हम बता देते हैं। जो लास्ट लेसन है वो उन दिनों की बात है जब फ्रैंको पर्शियन का वॉर चल रहा था, जो कि 1870 टू 1871 में था। फ्रांस ने डिफीट कर दिया था, मींस फ्रांस डिफीटेड हो गया था पर्शियन के द्वारा। पर्शियन ने उसे हरा दिया था। एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जिसमें ये फ्रेंच भाषा जो थी, जो अब उसे नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि अब उन पे थोपा जा रहा था जर्मन लैंग्वेज को। ठीक है ना? यानी एल्सैक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये लेसन ये भी दिखाता है कि जो टीचर हैं एल्सैक के, मिस्टर हैमर और उनके स्टूडेंट्स और वहां के जो लोकल विलेजर्स हैं, ठीक है ना, ग्रामीण वासी, वो इस न्यूज पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांटेड टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रांस क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन स्कूल? चलिए, फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। फ्रांस ने जो स्कूल जाने की जो तैयारी थी काफी देरी से शुरू की थी। ही हैड ऑल्सो नॉट लर्नड द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स। उसने जो रूल्स थे, जो नियम थे पार्टिसिपल्स के, उसको भी याद नहीं किया था। मिस्टर हैमल वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। जो मिस्टर हैमल थे वो उस दिन पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। He was dread of Monsieur Hamill's scolding. वो काफी डरा हुआ था Monsieur Hamill की डांट से। Therefore, इसीलिए फ्रांस नहीं जाना चाहता था उस दिन स्कूल। तो बेसिकली फ्रांस क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज वेरी मच ऑफ स्केयर्ड ऑफ एम हैमिल स्कोल्डिंग।
क्योंकि वो बहुत ही डरा हुआ था एम हैमिल की स्कोल्डिंग से। ऑल्सो ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज पार्टिसिपल्स लेसन, उसने तैयारी भी नहीं की थी अपने पार्टिसिपल्स लेसन की, और उसने अपनी शुरुआत भी काफी लेट स्टार्ट की थी उस दिन। सो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट साइट्स डिड फ्रांस सी ऑन हिज वे टू स्कूल? कौन से साइट्स, साइट्स माने नजारे, दृश्य थे, फ्रांस देखता है जब वो स्कूल जा रहा होता है। जब अप वे टू स्कूल यानी स्कूल के जाते हुए दौरान वो कौन से नजारे देखता है, स्कूल जाते हुए वो कौन से नजारे देखता है, इधर पूछा गया। ऑन हिज वे टू स्कूल, है ना, स्कूल जाते वक्त फ्रांस क्या देखता है? फ्रांस फाउंड दैट द डेज वाज वार्म एंड ब्राइट। फ्रांस क्या देखता है कि उस दिन काफी दिन वार्म होता है और काफी ब्राइट होता है। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो बर्ड्स हैं वो चिपरिंग कर रहे होते हैं, चहक रहे होते हैं जंगलों के एज पर। एज माने क्या होता है? ऊंचा भाग। वुड्स यहाँ पे मतलब क्या आ जाता है? जंगल, यानी जंगलों के एज पे, जंगलों के ऊपर जो पक्षी हैं वो चहक रहे होते हैं। एंड इन द ओपन वुड्स, और खुले जंगल में जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिल कर रहे होते हैं। ड्रिलिंग माने मार्च कर रहे होते हैं। When he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वो क्या देखता है? भीड़ देखता है। किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। फ्रांस वंडर, फ्रांस सोचता है, what the matter could be, आखिर क्या मामला हो सकता है। But he didn't stop to read it, लेकिन वो रुकता नहीं है वो चीज पढ़ने के लिए। यानी बुलेटिन बोर्ड पे जो लिखा रहता है वो उसके बारे में सोचता जरूर है कि क्या मामला हो सकता है, लेकिन वो वहां रुकता नहीं है उसे पढ़ने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। स्कूल जाते वक्त फ्रांस ये देखता है कि स्कूल काफी वार्म था, काफी ब्राइट था। जंगलों के ऊपर जो पक्षी थे वो चहक रहे थे। जो खुले मैदान पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड होती है। फ्रांस वंडर करता है, सोचता है कि मामला क्या होता है, लेकिन वो वहां पे रुकता नहीं उसे पढ़ने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल? बुलेटिन बोर्ड के बाहर क्राउड क्यों थी? जो टाउन हॉल का बुलेटिन बोर्ड था, है ना, वहां पे भीड़ क्यों थी? द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड indicated the presence of an important news item. All the bad news had come from there for the last 2 years, but the day another bad news shocked all of them. But that day another bad news shocked all of them. A new order came from Berlin. The order was to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. फिर से मैं पढ़ रहा हूँ. The crowd in front of the bulletin board indicated the presence of an important news item. All the bad news had come from there for the last 2 years. But that day, another bad news shocked all of them. A new order came from Berlin. The order was to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. जो क्राउड थी वो बुलेटिन बोर्ड के सामने थी, इन फ्रंट थी, उनके सामने थी, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट न्यूज, जो इस चीज को दर्शा रही थी, ये चीज का संकेत दे रही थी कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम आया होगा, वहां पे उसकी उपस्थिति होगी। All the bad news had come from there for the last 2 years. पिछले 2 सालों से वहां से हमेशा उस बुलेटिन बोर्ड से बुरी खबरें ही आ रही थी। But that day, another bad news shocked all of them. लेकिन उस दिन एक और बुरी खबर ने सबको शॉक्ड कर दिया। A new order came from Berlin. एक नया ऑर्डर बर्लिन से आया था। ऑर्डर था, the order was to teach only German. ऑर्डर ये था कि अब से केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में। यानी जो एल्सेक और लॉरेन में जितने भी स्कूल्स थे, अब उनमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? केवल जर्मन भाषा
पढ़ाई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What a thunderclap these words were to me. Which were the words that shocked and surprised little Franz? तो चलिए, what a ये जो लाइन है, what a thunderclap these words were to me. थंडर माने क्या होता है? बिजली। क्लैप माने होता है ताली या चाट, ठीक है ना? एकदम ये ताली की जो ये एकदम ये गूंज टाइप की थी, ये वर्ड्स, ये शब्द थे मेरे लिए। तो क्या था? Which were the words which were the words that shocked and surprised little Franz? कौन से ये वो शब्द थे जिसने लिटिल फ्रांस को शॉक्ड कर दिया और सरप्राइज्ड कर दिया? Franz was shocked when Mr. Hamel announced that it would be the last French lesson that day. He will leave the school next day. An order came from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Franz realized that he hardly knew how to write French and he will not get a chance to learn French. He felt sorry for not having learned his lessons and for having wasted his precious time. The thought that Mr. Hamel would go away made him feel uneasy. Franz was shocked when Mr. Hamel announced that it would be the last French lesson that day. फ्रांस काफी शॉक्ड हो जाता है जब मिस्टर हैमिल अनाउंस्ड करते हैं, अनाउंस्ड माने घोषणा करते हैं कि ये आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। He will leave the school next day. अगले दिन वो स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। An order came from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. एक ऑर्डर बर्लिन से आया था जिसमें कहा गया था कि अब से एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस realized माने एहसास होता है, he hardly knew how to write French. उसे realized होता है, एहसास होता है कि उसे मुश्किल से पता है कि किस तरह से फ्रेंच लिखनी है। He will not get a chance to learn French. अब उसे मौका, चांस नहीं मिलेगा फ्रेंच सीखने का। He felt sorry for not having learned his lessons. उसे काफी अफसोस होता है अपने lessons ना सीख पाने के कारण। For having wasted his precious time. और साथ ही साथ जो उसका precious time था, precious माने कीमती, जो कीमती समय था वो उसने बर्बाद कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, उसका उपयोग नहीं किया था। ये थॉट, यही सोच मिस्टर हैमिल की अब चले जाएंगे, वो उसे काफी अनईजी कर देती है, काफी दुखी कर देती है, असहज कर देती है। अनईजी माने असहज, नॉट कंफर्टेबल, है ना, नॉट फीलिंग वेल, अच्छा ना लगना, ये चीज होती है। यानी बेसिकली कौन से ऐसे शब्द, ये जो फ्रांस बोलता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये सारे शब्द एक तरह से बिजली की गूंज की तरह, जब बिजली ताली बजाते बिजली की जो गूंज होती है ना, वैसे ही ये सारे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। तो वो कौन से सॉरी शब्द थे? तो चलिए, फ्रांस शॉक था कि मिस्टर हैमिल ने अनाउंस किया था कि ये उनका आखिरी दिन रहेगा फ्रेंच लेसन का, क्योंकि वो अगले दिन स्कूल छोड़ के जा रहे थे। साथ ही साथ एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जिसमें कहा गया था कि केवल अब से एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। उसे एहसास होता है, ही रियलाइज दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट फ्रेंच और हाउ टू स्पीक फ्रेंच। उसे एहसास होता है कि उसे मुश्किल से पता था कि फ्रेंच लिखनी और बोलनी कैसी है। एंड ही विल नॉट गेट अ चांस टू लर्न फ्रेंच, और अब उसे मौका नहीं मिल पाएगा फ्रेंच भाषा सीखने का। उसे काफी बुरा लगता है, ही फेल्ट सॉरी कि उसने अपने लेसन्स को ले सीरियस नहीं था, उन्हें लेकर वो गंभीर नहीं था, वो उन्हें सीख नहीं पाया। साथ ही साथ ही वेस्टेड हिज प्रेशियस टाइम, वो अपना काफी सारा समय बर्बाद, अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है ना। दूसरी चीजों में ये जो थॉट था कि मिस्टर हैमिल अब चले जाएंगे, नहीं रहेंगे अब से अगले दिन से, वो उसे काफी अनकंफर्टेबल, अनईजी महसूस करा रहा था। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस रिएक्शन व्हेन ही लर्नड दैट ही वाज अटेंडिंग हिज फ्रेंच लेसन फॉर द लास्ट टाइम? फ्रांस का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया रहती है जब वो ये जानता है
कि ये उसका जो फ्रेंच लेसन अटेंड कर रहा है वो उसका आखिरी फ्रेंच लेसन है। चलिए, he felt sorry that he had not learned his lessons. He wasted his time in seeking birds, eggs, and going sliding on the Saar. He felt that his books, which were such a nuisance a while ago and heavy to carry, were now like old friends that he didn't want to give up at all. The teacher whom he thought to be so cranky now appeared to be a friend. चलिए, he felt sorry for that he had not learned his lesson. उसे काफी बुरा लगता है कि उसने अपने लेसन्स को नहीं सीखा होता, अपने पाठों को नहीं सीखा होता, नहीं जान पाता। उसने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया होता है? बर्ड्स के एग्स ढूंढने में, पक्षियों के अंडे खोजने में, या फिर स्लाइड करते हुए सार के ऊपर। सार क्या होता है? एक तरह की पट्टी होती है जिसपे स्लाइड करते हैं, ठीक है ना, फिसलते हैं एक तरह से। उसे काफी बुरा लगता है। ही फेल्ट, और किस बारे में? उसे लगता है कि जिस बुक्स को, जिन किताबों को वो न्यूसेंस माने परेशानी समझता है, अ व्हाइल अगो, कुछ देर पहले, एंड हैवी टू कैरी, और भारी समझता है, अब वो उसे पुराने दोस्त की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। दैट ही डिडंट वांट टू गिव अप एट ऑल, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। The teacher whom he thought to be so cranky, जिन टीचर को वो स्ट्रिक्ट, क्रैंकी, सख्त, चिड़चिड़ा समझता था, अब वो उसे एक पुराने दोस्त की तरह लगते हैं। कैसे अपेयर लगते हैं? अपेयर टू बी अ फ्रेंड। यानी फ्रांस का जो ये जब पता चलता है कि अब ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो उसे कैसी फीलिंग आती है? क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर इस तरह से है कि जो फ्रांस है उसे काफी बुरा लगता है कि उसने अपने लेसन्स को प्रिपेयर नहीं किया होता, नहीं सीख पाया होता है। साथ ही साथ ही वेस्टेड हिज प्रेशियस टाइम इन सर्चिंग ऑफ एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मींस वो सीकिंग माने क्या होता है? ढूंढना। बर्ड्स के जो पक्षियों के अंडे उनको खोजने में टाइम वेस्ट करता है, या फिर स्लाइडिंग में वेस्ट करता है। उसे साथ ही साथ ये भी लगता है कि कुछ समय पहले, व्हाइल अगो, यानी कुछ समय पहले, जिन किताबों को वो न्यूसेंस समझता था, परेशानी समझता था, और उठाना उसे भारी लगता था, अब वो उसे ओल्ड फ्रेंड की तरह लग रही थी, अब वो उसे पुराने दोस्त की तरह लग रही थी, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। जिन टीचर को वो क्रैंकी समझ रहा था, अब वो उसे एक दोस्त की तरह दिखाई दे रही थी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज प्रेजेंट इन द स्कूल? जो ओल्ड मैन थे, वृद्ध आदमी थे विलेज के, वो क्लासरूम में क्यों प्रेजेंट थे? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम। जो ओल्ड मैन थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, गांववासी थे, वो क्लासरूम में बैठे हुए थे। फ्रेंड्स फेल्ट दैट दे टू लाइक एम हैमिल। उन्हें, फ्रांस को लग रहा था कि मिस्टर हैमिल की तरह ये लोग भी हैं। He was sorry for not having gone to school often. उन्हें बुरा लगता है कि वो काफी समय से स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ villagers were showing their gratitude towards एम हैमिल्स। वो उसका अभिनंदन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। अब सॉरी, लाइट चली गई है, बैकअप में जस्ट ऑन। हाँ, फिर से मैं एक बार कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है ना। क्या चीज थी? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, ठीक है ना। चलिए, जो ओल्ड मैन थे विलेज के, वो क्लासरूम में बैठे हुए थे। फ्रेंड्स फेल्ट दैट दे टू लाइक एम हैमिल। फ्रेंड्स को लगता है कि वो भी मिस्टर हैमिल की तरह थे। ही वाज सॉरी फॉर नॉट हैविंग गॉन टू स्कूल ऑफन। उसे काफी बुरा लगता है कि वो स्कूल नहीं जा पाया होता है इतना। Villagers were showing their gratitude towards M. Hamill's 40 years of faithful service. जो faithful service थी, है ना, एम हैमिल की, मिस्टर हैमिल की 40 years की, वो उसके प्रति उस ग्रेटिट्यूड शो करने आए थे, उनको थैंक्स कहने आए थे। आई होप आ गया होगा ये समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए,
आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट शोज मिस्टर हैमल्स लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज? क्या चीज दिखाती है एम हैमिल का लव मींस फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति? फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति ऐसी कौन सी बात होती है कि ये शो करते कि एम हैमिल उससे काफी प्रेम करते हैं? ठीक है ना, क्या चीज दिखाती है? ठीक है ना, ऐसी कौन सी बात? As a mark of his love for the French language, Monsieur Hamel gave a tribute to his mother tongue in his last lesson. He called it the most beautiful language in the world, which is clearest and most logical. He appealed to the children and the people of the village to keep their mother tongue close to their heart. ठीक है ना, अब चलिए समझते हैं इसको क्या कहने की करता है। एज अ मार्क ऑफ हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए मिस्टर हैमिल उसे श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं, ठीक है ना, और अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा जुबान को, अपने इन हिज लास्ट लेसन, अपने इस आखिरी लेसन में वो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे खूबसूरत भाषा दुनिया की, ये सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है और सबसे ज्यादा मोस्ट लॉजिकल है। वो अपील करते हैं अपने चिल्ड्रन से, रिक्वेस्ट करते हैं। अपील माने क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, निवेदन करना। बच्चों से और लोगों से वो अपील करते हैं कि वो अपनी मदर टंग को अपने पास रखें, क्लोज रखें, अपने दिल के करीब रखें, अपने दिल के समीप रखें। यानी एम हैमिल कैसे दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपने प्रेम को, अपने प्यार को, ठीक है ना। वो एज अ मार्क ऑफ हिज लव, है ना, अपने प्रेम के जो रहता है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, तो मिस्टर हैमिल एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि देते हैं मदर टंग को अपने इस लास्ट लेसन में। वो उसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते हैं, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा लॉजिकल। वो अपील करते हैं, बच्चों से दरख्वास्त करते हैं और गांव वालों से भी कि अपनी इस मदर टंग को अपने दिल के समीप रखें। आई होप आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, हाउ वाज मिस्टर हैमिल बिहेवियर contrary to he contrary to how he would usually behave? जो मिस्टर हैमिल का बिहेवियर था, व्यवहार था, contrary to how he would usually behave, वो बिल्कुल विपरीत, contrary माने बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल डिफरेंट था जो कि वो यूजुअली बिहेव करते थे उस दिन। तो देख लेते हैं क्या था। Monsieur Hamel was solemn and gentle. He was no longer the ruler wielding teacher. Monsieur Hamel was wearing clothes he wore on special occasion. What he taught seemed so easy to France. He explained everything with a lot of patience. He seemed that he wanted to give all his knowledge to them at once. Monsieur Hamel उस दिन काफी सोलम थे और सैड थे। सोलम और सैड माने क्या होता है? काफी गंभीर थे, काफी सीरियस थे और काफी जेंटल भी थे, साथ ही साथ विनम्र भी थे, काफी नाइस भी थे। वो ऐसे टीचर नहीं थे जो कि रूलर घुमाते हुए रहते हैं। Monsieur Hamel was wearing clothes he wore on special occasion. Monsieur Hamel ने वो कपड़े पहने थे जो ज्यादातर वो स्पेशल ओकेजन पर, यानी किसी स्पेशल डे पे पहना करते थे। What he taught seemed so easy to France. अब वो जो सिखा रहे थे वो फ्रांस को अब इजी लग रहा था, सरल लग रहा था। उन्होंने मिस्टर हैमिल ने जो एक्सप्लेन किया था, जो समझाया था, एवरीथिंग, वो काफी सब्र के साथ समझाया था। हर चीज को उन्होंने लॉट ऑफ पेशेंस के साथ समझाया था। पेशेंस माने क्या होता है? सब्र, ठीक है ना, सब्र के साथ उन्होंने हर चीज को समझाया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा ज्ञान एक साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका लास्ट डे था। तो उस दिन वो काफी सोलम थे, काफी सीरियस थे, काफी नाइस थे, काफी जेंटल थे। साथ ही साथ वो रूलर वाइल्डिंग टीचर की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। वो उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी जो यूजुअली वो स्पेशल ओकेजन में पहना करते थे। उस दिन वो काफी जो फ्रेंड्स था उसे हर चैप्टर, हर बात काफी इजी लग रही थी। ही वॉज एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट।
साथ ही साथ वो हर चीज को मिस्टर हैमल वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस, मींस वो हर चीज को बहुत ही पेशेंस के साथ, काफी सब्र के साथ समझा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था, इट seems like that he wanted to give all his knowledge to them at once, यानी वो अपने पूरे ज्ञान को एक साथ देने की प्रयास कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। Your next question is, how had the teacher dressed on the day of the last lesson? टीचर किस तरह से ड्रेस अप था उस दिन, यानी किस तरह से तैयार हुए थे, तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। He was dressed in beautiful green coat, his frill shirt and little black silk cap, all embroidered. He usually wore them in special occasions like prize day or inspections day. He was dressed in beautiful green coat. उन्होंने beautiful green coat पहन रखा था, frilled टाइप की शर्ट पहनी थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी जो कि पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड थी। वो उसे ज्यादातर स्पेशल ओकेजन में पहनते थे, जैसे कि प्राइज डे पर, पुरस्कार दिवस पर, या फिर निरीक्षण वाले दिन पर, इंस्पेक्शन वाले डेज पे। ठीक, आई होप ये आ गया होगा समझ में, सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What was the usual scene when France school began in the morning? ज्यादातर कौन सा सीन, कौन सा दृश्य रहता था मॉर्निंग का जब फ्रांस का स्कूल स्टार्ट हुआ करता था, तो देख लेते हैं। Usually there was a great bustle. The noise could be heard out in the school. Students opened and closed their desks. They repeated the lessons together very loudly. They kept their hands over their ears to understand better. The teacher would go on rapping the table with his great iron ruler. ज्यादातर काफी उथल पथल चहल पहल रहा करती थी। नॉइज आसानी से स्कूल के बाहर सुनी जा सकती थी। स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क, स्टूडेंट्स जो होते थे अपने डेस्क को खुला खोलते थे और बंद करते थे। वो लेसन्स को रिपीट करते थे, दोहराते थे एक साथ जोर जोर से, वेरी लाउडली। लाउडली माने क्या होता है, जोर से बोलना। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। वो अपने हाथों मीन्स कानों के ऊपर अपने हाथ रख दिया कर देते थे ताकि वो हर चीज को बेटर समझ सके, बेहतर तरीके से समझ सके। क्या करते थे, अपने हैंड्स को अपने कानों के ऊपर रख देते थे ताकि एक्स्ट्रा जो नॉइज है वो उन्हें सुनाई ना दे। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल, जो टीचर थे वो टेबल की तरफ रैप के मीन्स घुमा करते थे अपनी बड़ी सी आयरन लोहे की छड़ी लेकर। ये यूजुअली रहा करता था, मॉर्निंग एक्टिविटीज रहा करती थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब इतने ही हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 11 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये वाला मटेरियल जो पीडीएफ फाइल है मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।